पहली क्लास का पहला सवाल लिखा गया है बोर्ड पर। क्लास इंपोर्टेंट होने वाली है उत्तर प्रदेश पुलिस के, यूपी लेखपाल के लिए, बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए और सुपर टेट के एग्ज़ाम के लिए। देखिएगा, पहले सवाल में लिखा गया है कि कौन सा सूक्ष्म जीव अल्कोहल को एसिटिक अम्ल में परिवर्तित करता है। अच्छा प्रश्न है, दिमाग लगाइए, प्रश्न हो जाएगा। क्लास को छोड़ के नहीं जाइए, सोचिए जरा, विचार कीजिए कि निम्न में से कौन सा वो सूक्ष्म जीव है जो जीव अल्कोहल को एसिटिक अम्ल में परिवर्तित करता है। देखिएगा, पहले ऑप्शन में दिया गया है राइजोबियम, दूसरा ऑप्शन एसिटोबैक्टर, तीसरा ऑप्शन में दिया है खमीर और लास्ट ऑप्शन में दिया है लैक्टोबैसिलस। उम्मीदें हैं विचार आपने कर लिया होगा। सही जो आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा एसिटोबैक्टर। ध्यान से अगर आप इस प्रश्न को देखते तो आप यह पाते कि एसिटिक अम्ल में परिवर्तित करने की बात कर रहा है अल्कोहल को, तो कौन सा करेगा? एसिटोबैक्टर। ध्यान दीजिए कि जब आपने ये पढ़ा है कि नाइट्रो एसिटोबैक्टर वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, तो अब यहाँ अल्कोहल को एसिटिक अम्ल में कन्वर्ट कौन करेगा? एसिटोबैक्टर। जैसे नाइट्रोजन को नाइट्रेट में नाइट्रो एसिटोबैक्टर कर रहा है, उसी प्रकार से अल्कोहल को एसिटिक अम्ल में करेगा एसिटोबैक्टर। आपने जो अपना आंसर लगाया होगा वो लगाया होगा खमीर। खमीर इसका आंसर नहीं है। जब गन्ने के रस को कुछ समय के लिए रख दिया जाता है तब जो उत्पन्न हुआ है उसे खमीर कहा जाता है। खमीर में कुछ मात्रा एसिटिक अम्ल की होती है। सिरके को ही एसिटिक अम्ल कहा जाता है और सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल कितना परसेंट? 4 से 6% एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके के अंदर। आगे विचार कीजिए, राइजोबियम दिया हुआ था ऑप्शन में। राइजोबियम क्या है? दालों की जड़ों में पाया जाने वाला एक जीवाणु है और यह जीवाणु कार्य करता है दालों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का। दालों को हमें सुझाव दिया जाता है कि काटना नहीं चाहिए, उनको उखाड़ना नहीं चाहिए, काटना चाहिए। क्यों? कि अगर उनको उखाड़ा जाता है तो उखाड़ने पर जो उसकी जड़ों में पाया जाने वाला राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है वो उखड़ करके नष्ट हो जाता है, जिसके कारण वो मर जाता है और अगली फसल को क्षति पहुँचती है, उसको उर्वरक क्षमता कम प्राप्त होती है। आगे लिखा है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस का कार्य होता है कि ये दूध में पाया जाता है लैक्टोबैसिलस, और लैक्टोबैसिलस के कारण क्या होता है कि दूध में खमीर उत्पन्न होता है इस लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु के कारण, जो कि लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण दूध होता है खट्टा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पर विचार कीजिएगा। लिखा गया है नेक्स्ट प्रश्न में कि उत्तर प्रदेश में कंपिल महोत्सव किस समुदाय से जुड़ा हुआ एक महोत्सव है। इधर आप मत देखिए जहां मैं खड़ा हूं, आप देखिएगा केवल अपना प्रश्न और अपने ऑप्शंस को। पहले आप विचार कीजिए, आपको ये बताएं कि कंपिल महोत्सव उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख महोत्सव है जो मनाया जाता है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में। हाँ, उसी फर्रुखाबाद में जहाँ से आप विचार कीजिएगा कि ये फर्रुखाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथ की छपाई के लिए। यहीं एक उत्सव मनाया जाता है जिस उत्सव का नाम है कंपिल महोत्सव, और ये कंपिल महोत्सव किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? देखिएगा, विचार कीजिए। उम्मीदें आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा जैन समुदाय से। जैन धर्म के 23वें आचार्य का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था, जहां ये कंपिल महोत्सव मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले कुछ और महोत्सवों का वर्णन इस बोर्ड पर करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे कौन सा कहाँ मनाया जाता है। दिया गया है सहकुल उत्सव। सहकुल उत्सव हिंदू और मुस्लिम की एकता का प्रतीक एक महोत्सव है। इस महोत्सव की शुरुआत उत्तर प्रदेश में अकबर के द्वारा की गई थी और सहकुल महोत्सव मनाया जाता है आगरा के अंदर। ये मनाया जाता है आगरा में। इसके आगे लिखा गया ताज महोत्सव, ताजमहल आगरा, और ये भी मनाया जाता है आगरा में। आगे लिखा गया बिठूर महोत्सव। बिठूर महोत्सव मनाया जाता है कानपुर के अंदर। कानपुर गंगा नदी के तट पर बसा हुआ एक शहर, और वहीं पर महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम अवस्थित है। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम कानपुर के एक स्थान बिठूर नामक स्थान पर है, और वहीं पर यह उत्सव मनाया जाता है बिठूर महोत्सव। आगे लिखा गया कबीर महोत्सव। कबीर महोत्सव मनाया जाता है मगहर में।
आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है झांसी के अंदर, आयुर्वेद महोत्सव मनाते हैं झांसी में। कजली महोत्सव मनाया जाता है मिर्जापुर में, कजली महोत्सव मिर्जापुर में। गंगा महोत्सव मनाया जाता है प्रयाग व वाराणसी में, प्रयाग और वाराणसी में। और यमुना महोत्सव मनाया जाता है मथुरा के अंदर, यमुना महोत्सव मथुरा में मनाते हैं। कल्की महोत्सव मनाया जाता है संबल में, कल्की महोत्सव संबल में मनाया जाता है। ये जो महोत्सव मैंने लिखे हैं कि कौन सा कहाँ मनाया जाता है, आप इनको एक बार ध्यान के साथ पढ़िएगा। इनको रफ करने के बाद मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने कितना सीखा है। वीडियो बहुत ही दमदार होने वाली है। रिवीजन के तौर पर अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको एक ही वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। बहुत ही सटीक तरह से एक सिलेक्टेड तरीके से प्रश्न को इस वीडियो में लेकर के आया गया है। देखिएगा, लिखा गया है सुलहकुल महोत्सव आगरा में अकबर ने शुरुआत की थी, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। कहने को बोर्ड पर एक लाइन लिखी गई है, लेकिन अपने आप में 3 प्रश्न है। ताज महोत्सव आगरा में मनाया जाता है, फरवरी माह में यह महोत्सव मनाया जाता है। बिट्टूर महोत्सव कानपुर में मनाते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम कानपुर में स्थित है। महर्षि वाल्मीकि वही वाल्मीकि जिन्होंने रचना की थी रामायण की, और रामायण के रचनाकार वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा जाता है। रामायण सबसे पुराना महाकाव्य है, और सबसे पुराने महाकाव्य यानी आदि महाकाव्य के रचनाकार आदि कवि ही कहलाएंगे। आप गलती ना कर देना, जब एग्जामिनर आपसे पूछे कि भारतीय इतिहास का जनक किसे कहते हैं, तो आंसर वहां वेद व्यास लगाएंगे, क्योंकि वेद व्यास जी ने वेदों का संकलन किया था, महाभारत की रचना की थी और भागवत गीता की रचना की। कबीर महोत्सव मनाया जाता है मगहर के अंदर, मगहर में कबीर महोत्सव मनाते हैं। आयुर्वेद महोत्सव मनाते हैं झांसी में, झांसी से संबंधित है आयुर्वेद महोत्सव। कजली महोत्सव, कजली महोत्सव मिर्जापुर, कजली यह आपको कई बार एग्जामिनर देगा, कजली महोत्सव मिर्जापुर। गंगा महोत्सव प्रयागराज व वाराणसी में मनाया जाता है, याद रखेंगे। वाराणसी और प्रयाग दोनों ही सुंदर से शहर हैं उत्तर प्रदेश के, गंगा नदी के तट पर स्थित है। और मथुरा यमुना नदी के तट पर बसा हुआ शहर है, तो यमुना महोत्सव मथुरा में मनाया जाता है। और कल के महोत्सव मनाया जाता है संबल में। आप मुझे बताइए कि कौन सा महोत्सव कहाँ से जुड़ा हुआ है। मेरे मुख से आंसर निकलने से पहले आपका आंसर आना चाहिए। सुलहकुल महोत्सव आगरा में मनाया जाता है। ताज महोत्सव ये भी आगरा में मनाया जाता है। बिट्टूर महोत्सव कानपुर में मनाया जाता है। कबीर महोत्सव मगहर में मनाया जाता है। आयुर्वेद महोत्सव झांसी से संबंधित है। कजली महोत्सव मिर्जापुर में मनाया जाता है। गंगा महोत्सव प्रयागराज और वाराणसी से संबंधित है। यमुना महोत्सव मथुरा में मनाया जाता है। और कल्की महोत्सव मनाया जाता है संभल के अंदर। ये प्रश्न बताया कि उत्तर प्रदेश में ये 10 महोत्सव हो गए हैं पूरे। एक तो ये लिखा हुआ है कौन सा, कपिल महोत्सव, और कपिल महोत्सव उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले से संबंधित है। जैसे मैंने 9 यहाँ लिखा है, एक ही हो गया है। और ये बताया कि ये महोत्सव किस समुदाय से जुड़ा हुआ है, तो जैन समुदाय से। और जैन समुदाय में 13वें नंबर के जो जैन आचार्य हुए उनका जन्म हुआ था यहाँ स्थित। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न में लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। बेहतरीन प्रश्न है यह भी, आप विचार कीजिएगा जरा। ऑप्शन भी आपके सामने लिखे गए हैं। क्या आंसर हो सकता है कि प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। सही आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा प्रयागराज। देखिएगा, ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। अब भले ही बोर्ड पर लिखा हुआ एक सवाल होगा, लेकिन वह सवाल ऐसे और कई सवाल खड़े कर देगा जो आपको याद रखने होंगे, जो आपसे एग्जाम में बनने वाले सवाल होंगे। देखिएगा, मेरठ में क्या स्थापित किया गया है। मेरठ में प्रश्न चल रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहला खेल विश्वविद्यालय, पहली खेल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। तो आंसर मेरठ में, पहला खेल विश्वविद्यालय मेरठ में स्थापित किया जाएगा। और मेरठ में जो खेल विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है उसका नाम रखा गया है किसके नाम पर, 700 करोड़ रुपए की धनराशि मेजर ध्यानचंद के नाम पर। 700 करोड़ रुपए की धनराशि इसके लिए आवंटित की गई है, और मेजर ध्यानचंद के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा जाएगा। मेजर ध्यानचंद वही जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। जन्म कहाँ हुआ, जन्म हुआ इलाहाबाद में। पहले ऑप्शन पर देगा कि कहाँ स्थापित किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय, पहले ऑप्शन में देगा आपको इलाहाबाद। आप अचूक आंसर लगा के आओगे, कॉलर खड़ा करके, पता चला कि आंसर सही नहीं।
इलाहाबाद में जन्म हुआ 29 अगस्त 1905 को। यही कारण भी है कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन उनके नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना जो की जा रही है वो कहाँ, मेरठ के अंदर, जहाँ से आते हैं सौरभ चौधरी, एक निशानेबाज है, बेहतरीन निशानेबाज हैं। और अभी फ्रांस के अंदर एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, उस प्रतियोगिता में उन्होंने 10 मीटर के एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीत लिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है प्रयागराज। इस प्रश्न का सही आंसर तो प्रयागराज ही है। 2 के बारे में चर्चा होगी। आगे लिखा गया है नेक्स्ट लखनऊ। सुनिएगा जरा, बेहतरीन प्रश्न ये है कि भारत और रूस की एक संयुक्त मिसाइल उपक्रम है जिसका नाम है ब्रह्मोस। भारत और रूस की संयुक्त एक मिसाइल उपक्रम है जिसका नाम है ब्रह्मोस। भारत और रूस बनाते हैं। भारत की एक विश्व की एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, और उसको बनाने की इकाई उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित की गई है? तो आंसर लखनऊ में। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट को सुनिएगा, गोरखपुर, जहाँ से योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस स्थान पर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? तो आयुष विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है गोरखपुर के अंदर। खेल विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है मेरठ के अंदर। और प्रयागराज में कौन सा राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? आप बताइए जरा कि वीडियो दम रखती है या नहीं रखती है। अगर आपको लगता है कि हाँ वास्तव में वीडियो दम रखती है, तो आपका यह दायित्व बनता है कि आप जहां भी पढ़ते हैं, चाहे ऑफलाइन पढ़ते हैं या ऑफलाइन पढ़ते हैं, आपके साथ बैठकर पढ़ने वाले या आपसे जुड़े हुए जो अभ्यर्थी हैं और अभ्यर्थियों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, इसको शेयर करें। आप अपने दाएं बाएं बैठे अभ्यर्थी को तो इस चैनल के बारे में बता ही सकते हैं और उनसे सब्सक्राइब करने को कह सकते हैं। बढ़ता हूं मैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया यह है कि जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा 7 जनवरी 2022 को एक पुरस्कार की घोषणा की गई, जिस पुरस्कार का नाम राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020। कब का है 2020 का। घोषणा कब की है? 2022 में की है, 7 जनवरी को। करंट में पूछे जाने के चांस पूरे रहेंगे ही रहेंगे। अब ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आपको ये बात बतानी है। क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे हुए हैं और उम्मीदें हैं कि अब तक तो अपना आंसर आपने सिलेक्ट कर लिया होगा और सही आंसर हो जाएगा पहला। जी हाँ, उत्तर प्रदेश ने ही पहला पुरस्कार प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त और सुनिएगा कि पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा 2 पंचायती पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, उसमें पहला पुरस्कार भी किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो आंसर उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया। 2 प्रश्न, ये बेहतरीन प्रश्न आजकल चल रहे हैं, इन प्रश्नों को आप याद रखिएगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो जल है, यह है जल, इसमें कितने भाग पर पृथ्वी के ये जल का विस्तार है? कितने भाग पर? इसी सा प्रश्न है, आपकी बुद्धि को जानने का प्रयास किया गया है। विचार कीजिएगा जरा। लगभग 71% भाग पर। आगे बढ़े और प्रश्न बताइए जरा कि आपको ये बताना है कि सूर्य में कितना प्रतिशत हाइड्रोजन पाई जाती है? सूर्य में कितना % हाइड्रोजन पाई जाती है? आंसर 71%। 2 प्रश्न ऐसे मैंने बोले जिन प्रश्नों का आंसर 71% है। एक तो पृथ्वी पर जल का परसेंटेज कितना है? लगभग 71% है। ये भी आप 71% लगा के आइएगा। और जब पूछे कि सूर्य में कितना % हाइड्रोजन पाई जाती है, तब भी आंसर आप लगाएंगे 71%। आगे विचारे, कब मनाते हैं राष्ट्रीय जल दिवस? राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विचार कीजिए एक प्रश्न पर आप। अभी जून चल रहा है और 5 जून को हमने एक दिवस मनाया, विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या रही? इस बात को आप रट के जाइएगा, क्योंकि बेहतरीन प्रश्नों में से एक रहेगा। क्यों रहेगा उसकी कहानी को सुनिए जरा। क्योंकि विश्व में पहली बार जो विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन हुआ था 1972 ईस्वी को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 1972 में आयोजित हुआ। और विश्व का पहला पर्यावरण दिवस 1973 ईस्वी को 5 जून को मनाया गया था।
क्योंकि 1972 ईस्वी में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में घोषणा कर दी गई थी कि अगला जो 5 जून होगा उसको विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाएंगे। तो पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून 1973 ईस्वी को, और उस समय में एक नारा पूरी दुनिया में गूंजा था, केवल एक पृथ्वी, केवल एक पृथ्वी। यानी ऐसा हम कह सकते हैं कि जो पहला विश्व पर्यावरण दिवस वर्ष 1973 ईस्वी को मनाया गया था, उसकी थीम केवल एक पृथ्वी रखी गई थी, और इस बार भी इस 5 जून 1922 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम केवल एक पृथ्वी ही रखी गई है। ये बेहतरीन प्रश्न रहने वाला है, आप विचार कीजिए। जून माह में एक और दिवस आने वाला है 17 जून को। क्या आप विचार करके बता सकते हैं कि 17 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस। 17 जून को मनाया जाने वाला दिवस कौन सा है? तो विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस के रूप में 17 जून को मनाते हैं। जून माह में एक महत्वपूर्ण दिवस और हम मनाएंगे 29 जून को। बताएंगे जरा कि 29 जून को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाएंगे? 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। हाँ, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं 29 जून को, क्योंकि 29 जून को पीसी महालनोबिस का जन्म हुआ था। पीसी महालनोबिस वो व्यक्ति जिन व्यक्ति को भारत में भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है, और पीसी महालनोबिस जी ने ही वर्ष 1932 ईस्वी को कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। मेरे शब्दों पर जरा ध्यान दीजिए, 1932 ईस्वी को भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो आंसर पीसी महालनोबिस। और यही वो संस्थान थे जिस स्थान में भारत में अगर सबसे पहले कहीं कंप्यूटर लगाया गया तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में ही लगाया गया था, कोलकाता में ही लगाया गया। अच्छा, फिर जो राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान था CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1950 ईस्वी को, और इसका मुख्यालय था नई दिल्ली के अंदर। CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना वर्ष 1950 को भी मुख्यालय नई दिल्ली में। और उसके बाद एक और संगठन बनाया गया था NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान, इसकी स्थापना वर्ष 1951 ईस्वी को हुई थी। और इसका कार्य भारत में जो राष्ट्रीय आय होती है, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना था, और इसका कार्य था भारत में बेरोजगारी एवं गरीबी के आंकड़ों का अनुमान लगाना। लेकिन देखिएगा जरा क्या कार्य किया गया वर्ष 2019 ईस्वी में। वर्ष 2019 ईस्वी में केंद्र सरकार ने इन दोनों ही संगठनों को मिलाया, और दोनों संगठनों को मिलाकर इनका नाम कर दिया गया NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अब इसका कार्य भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है। पूछेगा एग्जामिनर आपसे कि भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है, तो आप अपना आंसर लगा के आइएगा NSO। और NSO ने किस किस की जगह ली है? CSO प्लस NSSO की स्थान इसने लिया है। दोनों का मुख्यालय नई दिल्ली में, इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में ही स्थित है। आगे समझिए कहानी को आप। जो अब भारत में अब ये इसका कार्य तो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना है, लेकिन फिर अब ये जो कार्य करता था भारत में बेरोजगारी के आंकड़े लगाने का और गरीबी का अनुमान लगाने का जो कार्य ये करता था, अब वो कार्य किसको सौंप दिया गया है? वो सौंप दिया गया है नीति आयोग को, NITI नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग योजना आयोग का ही अपडेट वर्जन है। यानी ये कह सकते हैं कि जो योजना आयोग 15 मार्च 1950 ईस्वी को गठित किया गया था, उसी का नाम 1 जनवरी 2015 ईस्वी को कर दिया गया था नीति आयोग। अब भारत में जो बेरोजगारी और गरीबी के आंकड़ों का अनुमान लगाता है, उसका जो डेटा प्रसारित करता है वो खुद नीति आयोग करता है। और इसके लिए भारत में अब खर्च को नहीं दर्शाया जाता। अब भारत में इसने नीति आयोग ने भारत में गरीबी को बताने का एक नया तरीका निकाला है। इसने बताया है कि यदि शहर में रहने वाला कोई व्यक्ति 2250 कैलोरी प्रतिदिन अगर प्राप्त कर लेता है तो उस व्यक्ति को गरीबी रेखा के सीमा में नहीं रखा जाएगा। और यही जो रखा गया है गांव में, इसकी जो सीमा रखी गई है वो रखी गई है 2400 कैलोरी, 2400 कैलोरी प्रतिदिन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। एक और अच्छा प्रश्न बोर्ड पर आपके सामने लिखा गया है
प्रश्न ये है कि किसी वस्तु की गति का विरोध, किसी वस्तु की गति का विरोध करने वाले बल को कहा जाता है। किसी वस्तु की गति का विरोध करने वाले बल को क्या कहा जाता है? विचार कीजिएगा। 4 ऑप्शन आप में दिए गए हैं, विचार करेंगे कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। जब ये कहा गया है कि किसी वस्तु की गति का विरोध करने वाले बल को क्या कहते हैं, तब आपका आंसर होना चाहिए घर्षण बल कहा जाता है। देखिएगा घर्षण बल क्या है। घर्षण बल है कि अगर किसी ईंट के टुकड़े को या एक ईंट को फ्लोर पर फिसलाया जाता है, फ्लोर पर फिसलाया जाता है, तो कुछ दूर गति करने के बाद वह रुक जाएगी क्योंकि एक ऐसा बल है जो बल उसकी गति का विरोध कर रहा है, और इसी विरोध करने वाले बल को कहा जाता है घर्षण बल। यह भी 2-3 प्रकार का होता है। लोटानी घर्षण पढ़ाएंगे उसको, लोटानी घर्षण, सर्पे घर्षण, इसको अभी पढ़ाएंगे बाद में कभी। लेकिन फिलहाल आप जो बोर्ड पर लिखे हुए ऑप्शन है उन ऑप्शन को आप समझ लेंगे जरा कि क्या क्या ऑप्शन में लिखे गए हैं। देखिएगा जरा, ऑप्शन में जो लिखे गए हैं, लिखा गया है सबसे पहले घर्षण बल। घर्षण बल भी एक ऐसा बल है जो विरोध करता है किसका? लेकिन जैसे समझो, अगर पानी एक बाल्टी लिया गया है और उस पानी को फ्लोर पर फेंका जाता है, तो वो पानी कुछ दूरी तक गति करेगा, लेकिन उसके बाद उसकी स्पीड कम होती चली जाएगी और एक अवस्था ऐसी आएगी वो पानी रुक जाएगा। अगर कोई विरोध करने वाला बल किसी ठोस पदार्थ के बीच और लिक्विड के बीच लगता है, तो उस विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। ये जो बल है वो किस किस के बीच कार्य करता है? ये बल कार्य करता है द्रव प्लस लिक्विड के बीच, उसके ठोस के बीच। उदाहरण मैंने बताया, पानी को फ्लोर पर फेंकेंगे तो पानी की गति रुक जाएगी कुछ समय के बाद। क्यों? कि नीचे ठोस है, फ्लोर है, ऊपर लिक्विड है, दोनों के बीच में एक बल है लगने वाला, विरोध करने वाला, घर्षण बल, उस बल को कहा जाएगा। उसके बाद आगे कहा गया है घर्षण बल, तो मैंने आपको समझा दिया है। जरा घर्षण बल के बारे में बहुत सारे प्रश्न एग्जामिनर पूछता है कि कारखानों में या भारी मशीन में जो बेरिंग होता है, बेरिंग, उसमें घर्षण बल को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर आपको मिलेगा ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट को अगर बहुत बारीक तरीके से पीस दिया जाए, उसको अगर पाउडर अगर बना दिया जाता है, पाउडर बनाने के बाद और उस बेरिंग के अंदर भर दिया जाए और उसको घुमाते हैं तो घर्षण बल कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा? क्योंकि जैसे कैरम बोर्ड खेलते हैं तो कैरम बोर्ड खेलते समय में उस पर थोड़ा पाउडर डाल लेते हैं। क्यों? कि घर्षण बल कम हो जाता है। यही बेरिंग में कार्य करता है। बेरिंग में ग्रीस का भरा जाना किसका कारण है? घर्षण बल को कम करना। स्नेहक के रूप में एग्जामिनर पूछता है आपसे कि कल कारखानों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर ग्रेफाइट का, पाउडर का। आगे लिखा गया है प्रतिरोध। प्रतिरोध भी किसी कार्य के होने का विरोध करता है। ये प्रतिरोध किस में होता है? विद्युत के अंदर होता है। विद्युत के अंदर प्रतिरोध क्या होता है इसको समझेंगे। जिस प्रकार से आपने पढ़ रखा है कि चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक है वो चांदी है। अर्थात चांदी के अंदर विद्युत धारा सटीक तरीके से गमन कर सकती है। उसका कारण यह है क्योंकि चांदी का प्रतिरोध कम है। चांदी का प्रतिरोध कम है। क्यों? कि जब विद्युत धारा गमन करेगी और जो प्रतिरोध उसको धकेल रहा है, उन इलेक्ट्रॉन के आने को रोक रहा है, उसको कहते हैं प्रतिरोध। जब विद्युत धारा अच्छे से गमन कर रही है तो मतलब प्रतिरोध कम है। आप बताइए, यही वायर अगर लोहे का बनाया जाता है, लोहे का, तो विद्युत धारा उतने अच्छे से गमन नहीं करेगी। विद्युत धारा अच्छे से गमन नहीं करेगी क्योंकि प्रतिरोध अब ज़्यादा होता है। तो एग्जामिनर आप मुझे क्वेश्चन से छांट करके बताइए जरा। ऑप्शन में आपको दिया गया है नंबर 1 तांबा यानी कॉपर, ऑप्शन में आपको दिया गया है। नंबर 2 आपको दिया गया है चांदी। नंबर 3 आपको दिया गया है लोहा। नंबर 4 आपको दिया गया है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। क्या आप इस प्रश्न पर सटीक तरीके से विचार करके मुझे ये बात बता सकते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा प्रतिरोध किसका होगा? तो नंबर 3 प्रतिरोध ज्यादा की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर का प्रतिरोध होगा सबसे ज्यादा, क्योंकि उसमें विद्युत धारा बहुत बेकारी गति से चल पाएगी। उससे ठीक कम किसका प्रतिरोध होगा? उससे ठीक कम प्रतिरोध होगा 4 नंबर का, उससे कम होगा 1 नंबर का, और उससे कम होगा 2 नंबर का। यानी प्रतिरोध जो सबसे कम होगा वो किस में होगा? चांदी में सबसे कम प्रतिरोध होगा। प्रतिरोध मतलब जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा
के गमन करने का विरोध करने वाला जो बल है उस बल को प्रतिरोध बल कहते हैं। कृषण बल जो होता है वो किसी ठोस और द्रव के बीच किसी का विरोध करता है। आगे बचा है श्यान बल। श्यान बल क्या होता है? श्यान बल कार्य करता है, यह भी विरोध करने वाला एक बल है और ये कार्य करता है या तो दो गैसें होनी चाहिए, गैस के बीच कार्य करता है, दो गैसों के बीच कार्य करता है, या फिर लिक्विड के बीच कार्य करता है। जैसे एग्जांपल समझिएगा आप, अगर एक गिलास में पानी भरा गया है, पानी, और उस पानी आधा गिलास हमने कांच का गिलास लिया और उस कांच के गिलास के अंदर आधा गिलास तो हमने उसको पानी से भर दिया और उसके ऊपर हमने डाल दिया मिट्टी का तेल। तो हम एक दृश्य ये देखते हैं कि मिट्टी का तेल ऊपर रहेगा और पानी नीचे रहेगा, लेकिन दोनों के बीच में एक ऐसी लेयर रहेगी जो इस मिट्टी के तेल को पानी में मिलने से विरोध करेगी। उसी विरोध करने वाले बल को क्या कह देंगे? श्यान बल। अर्थात ये भी दो वस्तुओं के मिलने का विरोध करता है। आप समझिए, एग्जामिनर आपसे क्या क्या पूछता है? आपसे एग्जामिनर पूछता है कि आकाश में बादल तैरते हुए प्रतीत होते हैं, क्यों? तो आंसर आपको कई सारे मिलते हैं। एक तो मिलेगा कम घनत्व के कारण, हाँ ये बात सही है, ये भी बात सही है कि जो गिलास हमने भरा है उस गिलास में नीचे जो पानी है उसका घनत्व ज़्यादा है, तेल का घनत्व कम है, जिसकी वजह से वो ऊपर तैर रहा है, ये बात भी सही है। जो हवा है, बादल है, बादलों का घनत्व कम है, वायु का घनत्व ज़्यादा है, तो वायु के ऊपर बादल तैरते हुए से प्रतीत होते हैं, ये भी बात सही है। लेकिन देखिएगा जरा कि जो बादल है और जो वायु है, उस वायु के बीच में एक ऐसी तो लेयर होगी जो उसको मिलने नहीं देगी। उस ही विरोध करने वाले बल को क्या कहते हैं? श्यान बल कहते हैं। और इसके इस गुण को श्यानता कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि जो ना मिलने देने वाला बल है उसे क्या कहते हैं? श्यानता कहा जाता है, श्यानता। और श्यानता को किस में मापा जाता है? इसका मात्रक होता है पॉइज। श्यानता को किस में मापा जाता है? आंसर क्या है? पॉइज। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे बोर्ड पर लिखा गया है कि टीकाकरण तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई? टीकाकरण तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई? 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे गए हैं, चारों ऑप्शन पर विचार कीजिएगा। कुछ ना कुछ 4 ऑप्शंस के बारे में आपने पढ़ रखा है लेकिन आप भूल चुके हैं, लेकिन आप चिंता भी ना करिए, मैं सभी ऑप्शंस का अभी एनालिसिस करके आपको बताता हूं। फिलहाल आप इस प्रश्न के आंसर पर विचार करेंगे। देखिएगा, कहा गया है कि टीकाकरण तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी। अगर आपको यह जानकारी हो कि पूरी दुनिया में सबसे पहले किसका टीका तैयार किया गया था, तो इस प्रश्न का आंसर आप सटीक तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ दे सकते हैं। सबसे पहले जो टीका तैयार किया गया, किसका तैयार किया गया था? विचार कीजिएगा, आप इस प्रश्न का आंसर आसानी के साथ दे सकते हैं। मैंने आपको हिंट्स इस प्रश्न के लिए दिए हैं। देखिए, उम्मीद है यहाँ आंसर हो गया होगा। देखिए, सही आंसर हो जाएगा हमारा एडवर्ड जेनर। आपको ये बातें मालूम है कि चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने तैयार किया था। चेचक के टीके को एडवर्ड जेनर ने तैयार किया था। और चेचक किसके द्वारा होने वाला एक रोग है? विचार कीजिए, किसके द्वारा होता है चेचक? किसका वायरस सबसे बड़ा वायरस होता है? तो आंसर चेचक का। किसका वायरस सबसे बड़ा वायरस होता है? चेचक का वायरस। और कौन सा है चेचक का वायरस? वेरियोला। इसकी चिकित्सा का पता किसने लगाया? एडवर्ड जेनर ने, चेचक की चिकित्सा का। और एडवर्ड जेनर ने क्या किया कि एक टीके का आविष्कार किया। और पूरी दुनिया में सबसे पहले अगर किसी टीके का आविष्कार हुआ तो वो इसी का हुआ। इसके लिए इनको 1905 ईस्वी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया रॉबर्ट कोच। इसका आंसर तो हो गया एडवर्ड जेनर। अब ये रॉबर्ट कोच कौन है? रॉबर्ट कोच जी ने पता लगाया हैजे की चिकित्सा का। हैजा जीवाणु के द्वारा होने वाला एक रोग है और हैजा की चिकित्सा का पता रॉबर्ट कोच ने लगाया। हैजा किस जीवाणु के कारण होता है? तो विब्रियो कोलेरा के कारण। हैजे की चिकित्सा का पता रॉबर्ट कोच। किसके कारण होता है? विब्रियो कोलेरा के कारण होता है। नेक्स्ट, आंत को प्रभावित करता है। आगे लिखा गया जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर ने पता लगाया पेचिस की चिकित्सा का। पेचिस जीवाणु के कारण होने वाला एक रोग है। हैजा और पेचिस दोनों ही जीवाणु के कारण होते हैं, दूषित जल या दूषित भोजन के कारण होते हैं, शरीर में आंत को प्रभावित करते हैं दोनों। और जोसेफ लिस्टर ने पता लगाया पेचिस की चिकित्सा का। और पेचिस किसके कारण होने वाला एक रोग है? एंट अमीबा के कारण। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण पेचिस होता है। लुई पास्चर को समझेंगे। लुई पास्चर कौन है? लुई पास्चर को कहा जाता है कुत्ता काटी चिकित्सा का जनक। और लुई पास्चर जी ने पाश्चुरीकरण की क्रिया के बारे में बताया था।
पाश्चुरीकरण की क्रिया क्या है? पाश्चुरीकरण की क्रिया होती है कि यदि दूध को 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? पाश्चुरीकरण कहा जाता है। दूध को 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म करने की क्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। और पाश्चुरीकरण का जनक किन्हें कहा जाता है? तो आंसर लुई पास्चर को। कुत्ता काटी चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है लुई पास्चर को। जोसेफ लिस्टर ने पेचिस की चिकित्सा का पता लगाया, एंटोमोeba हिस्टोलिटिका नाम के जीवाणु के कारण होती है। रॉबर्ट कोच ने हैजे की चिकित्सा का पता लगाया, विब्रियो कोलेरा नाम के जीवाणु के कारण होती है। दोनों ही रोग आंत को प्रभावित करते हैं। और एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम टीका का आविष्कार किया था। अच्छा, एक प्रश्न और बताइए जरा, अगर ये पूछ ले एग्जामिनर कि माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? एंटोवन लुईवेनहोक, पढ़ रखा होगा आपने इस शब्द को। एंटोवन लुईवेनहोक को माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी का जो पिछला आयोजन हुआ उस राज्य को जीत लिया, उस ट्रॉफी को जीत लिया है केरल राज्य ने, इसलिए यह चर्चा में बना हुआ है, आप इसको याद रखे जाइएगा। और संतोष ट्रॉफी संबंधित किससे है? तो आंसर फुटबॉल से है। तो इसके साथ मैंने 4-5 और लिखे हैं आपके लिए कि एशेज कप का संबंध किस खेल से है? एशेज और देवधर ट्रॉफी दोनों ही हैं क्रिकेट से संबंधित। एशेज और देवधर ट्रॉफी दोनों ही क्रिकेट से संबंधित है। थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से। फेडरेशन कप बास्केटबॉल से संबंधित है, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। और एजरा कप का संबंध है, ये पोलो से रिलेटेड है, पोलो से। यह है बास्केटबॉल, थॉमस कप बैडमिंटन, और ये दोनों ही जुड़े हुए हैं क्रिकेट से संबंधित। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को आप अपने सहपाठियों तक जरूर पहुंचाएं, सब्सक्राइबर्स की संख्या को बढ़ाने में मदद करें। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर के आएगी एक करंट बेहतरीन वीडियो होने वाली है, करंट अफेयर्स के। मैंने बहुत ही सिलेक्टेड सवाल हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए छाटे हैं। मिलते हैं आपसे एक करंट की वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।